नमस्कार। स्वागत है आपका सी एस अकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सी एस अकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सी एस अकेडमी पीसीएस। हम अपने देखो कंप्यूटर के तहत वो मैंने पीछे आपको बताया था कि मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी ट्रिपल एस सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ और क्वेश्चन भी मिले हैं, तो अब ये जो आपका होगा ये लगभग मैं आपको 450 क्वेश्चन इसमें प्लस कराऊंगा, क्योंकि 200 से ज़्यादा तो आपके हो ही गए। लगभग 220 के आसपास मैंने वहाँ पर क्वेश्चन आपको पीछे 2 लेक्चर में कराए थे, लेकिन आज 100 क्वेश्चन मैं और यहाँ पर आपको कराऊंगा और उसके बाद में अगले वीडियो में आपको बाकी क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा। तो जो ये आपका वीडियो होगा ये पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी को डेडिकेटेड होगा, और इसमें भी वो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है जूनियर असिस्टेंट में। जैसे आप देख रहे हैं कि 15 नंबर का कंप्यूटर आएगा, जो भी आपका ये 27 अगस्त को पेपर होने वाला है। और उसके बाद जो होगा, क्योंकि वैकेंसी 2 लगी हुई है, तो 27 अगस्त और उसके बाद के जो पेपर होंगे उनमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर ही पूछा जाएगा। और वीडियो में भी 4 से 5 नंबर आपके कंप्यूटर से ही आते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही फायदा होगा कि आपको अंदाजा मिल जाएगा कि सवाल किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। और देखो, यूपी ट्रिपल सी के अलावा यदि आप ट्रिपल सी का डिप्लोमा के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के साथ में। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर एक परिचय अर्थात कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन से संबंधित है कुछ पहले शुरुआत में क्वेश्चन। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे ये यूपी ट्रिपल एस सी वन कक्षा में आया, ये 2022 में सवाल आया था। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। देखो, कंप्यूटर के यदि हम प्रकार देखें ऑपरेशन के आधार पर, डिजिटल होता है आपका, डिजिटल प्रकार होता है, हाइब्रिड भी होता है और एनालॉग भी होता है। तो देखो, जो हाइब्रिड होता है वो डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब कौन नहीं होता, रिमोट नहीं होता आपका। तो रिमोट कंप्यूटर जो आपका रिमोट जो है वो कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। जैसे कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं, जैसे आपको पीछे भी दिखाया मैंने कि देखो, मेनली तो 2 होते हैं, लेकिन यदि वो कह रहा है ऑपरेशन के आधार पर तो इसमें हम एनालॉग और डिजिटल, और बाद में तीसरा नंबर जो बनाते हैं हम, उसमें इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक नया कंप्यूटर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से डिजिटल कंप्यूटर। सॉरी, डिजिटल नहीं, एक तरीके से आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड हाइब्रिड कंप्यूटर। और देखो, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, ऐसे कंप्यूटर भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग जैसे विद्युत ग्रोह में देखा जा सकता है। ये तापमान, वोल्टेज, करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखते हैं। और डिजिटल कैसे होते हैं, जो 0 और 1 पर आधारित होते हैं। ये 0 और 1 की तकनीक पर आधारित होते हैं और शुद्ध परिणाम देते हैं। तो एनालॉग तो चलता है कुछ इस तरीके का, ये आपने देखा होगा, ये आपका एनालॉग है। तो लेकिन यदि हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल चलता है इस तरीके से, ये आपका डिजिटल इस तरीके से होगा। तो हाइब्रिड ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों का कार्य करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो ये आप सीधा सा जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कब किया था आविष्कार, 1837 में इन्होंने आविष्कार किया था और विश्लेषणात्मक इंजन की अवधारणा प्रस्तुत की थी, और इसी के बाद में इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाने लगा। और विश्लेषणात्मक इंजन में एक अंकगणितीय तर्क इकाई अर्थात एएलयू, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, मूल प्रवाह नियंत्रण और एकीकृत विश्लेषणात्मक इंजन का विश्व के पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर अवधारणा के रूप में स्वागत किया गया। कंप्यूटर के जन्मदाता फिर से वही आपका चार्ल्स बेबेज ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। देखो, फिर से वही आपका चार्ल्स बेबेज को ही आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है आपका पारंपरिक कंप्यूटर सीआरटी मॉनिटर होते थे। पहले जो होते थे वो सीआरटी वगैरह जो मॉनिटर आप देखते थे, पहले भारी भरकम मॉनिटर आते थे। अब तो आप देखते हैं एलसीडी आ गई, एलसीडी के बाद में एलईडी आ गई। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ और अब तो इनका वजन नाम मात्र का ही हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि सीआरटी का अर्थ है, तो सीआरटी का जो अर्थ होता है वो कैथोड रे ट्यूब होता है। तो कैथोड रे ट्यूब सीआरटी का अर्थ होगा। नेक्स्ट है आपका, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है। देखो, पहली पीढ़ी में आप देखेंगे, दूसरी पीढ़ी में देखें, तीसरी में देखेंगे, चौथी में भी देखना पड़ेगा। तो पहली पीढ़ी में जो हम यूज करते थे एक तरीके से वो करते थे हम वैक्यूम ट्यूब का, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। दूसरी में हमारा आ गया ट्रांजिस्टर, और तीसरी में हमने यूज करना शुरू कर दिया आईसी का, और चौथी में यूज करना शुरू कर दिया चिप का। आईसी से छोटी हो गई चिप भी, और इस तरीके से यहाँ पर आकार बना। तो अब आप निर्वात नलिका वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो आंसर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी। देखो, फिर से वही, अब किसका प्रयोग किया था, पीछे मैंने किसका बताया था, ट्रांजिस्टर का। दूसरी पीढ़ी में आकर हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था।
तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। यह सस्ता और बिजली की कम खपत करता था। वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक विश्वसनीय और तेज था। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? देखो, कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार किया था वो डगलस एंगलेट बर्ट ने किया था। डगलस एंगलेट बर्ट ने किया था, तो 1960, 1960 में इन्होंने किया। और इसका जो इन्होंने पेटेंट करवाया था, ये ध्यान रखना, पेटेंट जो मिला था इनको 1970 में मिला था। और माउस का पहली बार प्रयोग सन 1973 में जेरोक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया गया था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था, अर्थात कहाँ इंस्टॉल किया गया था? ये मान लो कि भारत का जो प्रथम कंप्यूटर लगा था वो कहाँ लगा था, तो वो लगा था आपका इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में ये लगा था। कब? 1952 में। तो 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान अर्थात इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में हुई। इस आईएसआई में स्थापित होने वाला एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था। नेक्स्ट, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? देखो, कैलकुलेटर जो होता है वो आपने देखा होगा, जब भी वो डिजिट दिखाता है वो कुछ इस तरह की दिखाता है। जैसे आप जीरो भी लिखेंगे तो आप वो इस तरीके से दिखाएगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो डिजिटल कंप्यूटर है आपका। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? अब देखो, जब उस समय पूछा गया था तो ये था, लेकिन अब क्या है, सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यदि हम देखें, प्रत्यूष। अब भी यही है और पहले भी यही था। या फिर अब ये कह लें कि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर जो है वो है आपका परम सिद्धि वर्तमान में, ये आपका। तो ब्रिटन काल के समय प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। और प्रत्यूष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा में सफल होने वाला सुपर कंप्यूटर है। यह जनवरी 2018 में स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला मल्टीप्लेक्स श्रेणी का सुपर कंप्यूटर है। यह 6.8 पेटाफ्लॉप्स की गति की गणना करने में सक्षम है। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो परम सिद्धि है। इसे पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर के मुख्यालय में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, 3G 4G 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ है? देखो, जी होती है जनरेशन, तो आंसर आपका डी होगा, सीधा सीधा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबद्ध है? देखो, डिजिटल कौन सा है, तो ऐसा है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या करता है कि एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने में सक्षम है, इसी वजह से तो हाइब्रिड बना है। 1943 में जे डब्ल्यू मोचली और जे प्रोफेसर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो ये नाम दिया गया था एनिएक। एनिएक इन्होंने नाम दिया था। वो एनिएक जो है, यदि हम देखें कंप्यूटर को, डॉक्टर जे एल डब्ल्यू मोचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से के बनाया गया पहले कंप्यूटर को एनईएक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 1943 में इस परियोजना की शुरुआत करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रोजेक्ट पीएक्स के लिए अमेरिकी सेना ने अनुदान प्रदान किया तथा 1946 में यह आविष्कार पूरा हुआ था। नेक्स्ट है, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी? देखो, ये जो है ये बड़ी ही कंफ्यूजेबल डेट होती है, लेकिन एक साथ इतनी लंबी चौड़ी नहीं दिखाएगा वो, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, जो कह रहा है कि कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी जो थी वो 1956 से 63 के बीच चली गई थी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो पहले दूसरी पीढ़ी जो थी वो 56 से 63, और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? कम खपत वाले ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया था। जिसका आविष्कार किसने किया इस ट्रांजिस्टर का? को विलियम शॉकली, जॉन बर्दीन और वाल्टर ब्रेंटन ने किया था। नेक्स्ट है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कब शुरू हुआ? देखो, तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था वो 1965 से 71 के बीच माना जाता है, तो आंसर इसमें बी होगा। नेक्स्ट आपका, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष आईआईटीएम भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका पुणे में, पीछे भी आपको बताया था। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। भारत का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष आईआईटीएम पुणे में स्थापित किया गया। प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। इस सुपर कंप्यूटर की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमता 6.8 मेटा फ्लॉप्स है, जो मात्र 1 सेकंड में कई अरब गणनाएं कर सकता है। नेक्स्ट है, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति
प्रत्येक 2 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो ये जो इस तरीके का सिद्धांत दिया था वो दिया था मूर का नियम। मूर के नियम ने ही बताया था कि प्रत्येक दूसरे वर्ष पर कंप्यूटर की जो गति हो जाएगी वो दुगनी हो जाएगी। इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर ने सबसे पहले कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति का बारीकी से अध्ययन किया तथा कहा कि आईसी पर निर्मित होने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रति वर्ष में दुगनी होती जाए, किंतु बाद में इसे संशोधित करके उन्हें यह कहा कि संख्या प्रति वर्ष दुगनी होती चली जाएगी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी अर्थात जिसे हम बाइनरी बोलते हैं संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। ऐसा देखो बाइनरी का प्रयोग किसमें होता है? डिजिटल कंप्यूटर, 0 और 1 पर वर्क करते हैं सभी डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि में किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? तो भारत में निर्मित जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसको नाम दिया गया था परम। इसको कब लॉन्च किया हुआ था? तो 1991 में। हालांकि इसका पूरा नाम जो आपको देखने को मिलेगा परम 8000, ये इसका पूरा नाम था। नेक्स्ट, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किसने बनाया था? तो सी डैक के द्वारा निर्मित किया गया था और भारत मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया था सुपर कंप्यूटर। आप देखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या कहती हैं वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है? देखो, कैरेक्टर, यदि हम देखें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसमें नहीं होता। जैसे आपकी कॉपी चेक होती है ना, वो जैसे आपको पेपर में आप जाते हैं तो ओएमआर मिलती है, उसी को ही बोलते हैं हम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। तो इसी के द्वारा होता है। तो आंसर क्या लगेगा इसका? बी इसका आंसर होगा। जैसे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन एक प्रकार का स्कैनर होता है जो प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक एक कोड को पढ़ता है। इसका प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों को पढ़ने के लिए किया जाता है। Next, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइनों आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? तो किसका? देखो, यदि आपको बड़े आरेख बनाने या बैनर वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सड़कों पे लगे रहते हैं बैनर वगैरह, वो सब प्लॉटर के माध्यम से ही बनते हैं। और किसमें बनते हैं? ऑटो कैड में। तो ये दिखा रहा है कि ऑटो कैड में इसको इस तरह से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? देखो, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपका और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब कह रहा है कि प्रिंटर का इम्पैक्ट प्रिंटर का कौन सा एक प्रकार नहीं है? देखो, ड्रम प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी है, इंकजेट। इंकजेट जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। तो आंसर आपका सी लगेगा इसमें। तो इम्पैक्ट प्रिंटर तो एक प्रकार का प्रिंटर है जो कागज के साथ इंक रिबन इससे सीधे संपर्क करता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक रिबन और पेपर में सीधा संपर्क नहीं होता, जैसे इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, ये आपका ठीक है। माइक्रोफोन क्या करता है? जो ध्वनि तरंगे को जो विद्युत तरंगे होते हैं, जो ध्वनि तरंगे आते हैं उनको विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है। तो आंसर आपका ए होगा इसमें। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसे एमिल बर्लिनर ने 1877 में विकसित किया था। इसका प्रयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नल्स में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। दस्तावेजों का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है। तो जब हम दस्तावेजों का प्रमुख प्रिंट लेने से पहले उसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि क्या होगा। देखो, दस्तावेजों को अनसेव करना, ये आपका क्या हो सकता है इसमें? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पेपर सेटिंग सेट करना, ये भी है। डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या लगेगा आपका? फोर्थ। ओ सॉरी, एक मिनट जरा। नहीं, दस्तावेजों को अनसेव नहीं कर सकते आप, ये सॉरी, क्योंकि आप बिना सेव आपने डॉक्यूमेंट को कर दिया है, तो वो सेव आपने कर दिया है तो आपको अनसेव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको पेपर सेट करना है और डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लेना है। तो बी और सी इसके आंसर होगा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए कर सकते हैं? जैसे देखो, जैसे मान लो कोई ये फोल्डर है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आप इसमें F2 दबा दीजिए, तो जो भी इसका पहले से नाम होगा वो रीनेम हो जाएगा। आप उसका रीनेम कुछ भी कर सकते हैं। बाकी आप राइट क्लिक करके भी माउस पे ऑप्शन आ जाते हैं तो वहां से भी रीनेम इसको कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो F2 होगा। F1 से आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में F2 की का प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है, और F3 का प्रयोग किसी भी प्रोग्राम में सर्च करने के लिए किया जाता है, और प्रोग्राम को अथवा पेज को बंद करने के लिए Alt प्लस F4 की का प्रयोग किया जाता है, और F1 की से किसी भी प्रकार की सहायता ली जा सकती है। किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो एक होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम इस तरह का काम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि आउटपुट डिवाइस के ही उदाहरण हैं। प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? देखो, प्रिंट देने के लिए आप क्या सेलेक्ट करेंगे? प्रिंट देने के लिए आप फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, तो आंसर आपका ए बन जाएगा इसमें। जैसे यहाँ पर दिखाया, प्रिंट देने के लिए पहले फाइल, और फाइल के बाद में आप प्रिंट कमांड उसको दे सकते हैं। ये भी आप एडिट मेन्यू में फाइल में परिवर्तन के लिए होता है, एडिट मेन्यू। टूल्स मेन्यू, इस मेन्यू का प्रयोग जैसे टेबल टूल, पिक्चर ड्राइंग टूल, स्मार्ट आर्ट टूल, चार्ट टूल, हेडर फुटर टूल में कर लिया जाता है। नेक्स्ट, परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? यदि आपसे कहा जाए तो परिधीय उपकरण कौन सा नहीं है, इसमें देखो, माउस है, मुद्रक है, स्कैनर, मदरबोर्ड नहीं है। मदरबोर्ड एक परिधीय उपकरण नहीं है। नेक्स्ट, निर्देश का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। तो निर्देश का क्या संग्रह? देखो, डेटा नहीं होता, सॉफ्टवेयर भी नहीं होता, प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम से ही सॉफ्टवेयर बनते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम बनते हैं, उनको जोड़कर ही प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो इसका फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर प्रोग्राम होगा, सी। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम आमतौर पर एक विशिष्ट कार्य निष्पादित करता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का संग्रह होता है जो यूजर को कंप्यूटर, उसके हार्डवेयर तथा अन्य घटकों को एक विशिष्ट कार्य करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता? ऐसा होता है निर्देश व्याख्या। आंसर आपका बी होगा इसमें। किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित किया जाता है, जैसे डाटा को अस्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश प्राप्त करना, डाटा प्रसंस्करण करना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई अर्थात सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच अर्थात मेन मेमोरी जो होती है, के बीच एक बफर के रूप में कौन कार्य करता है? देखो, एक बफर के रूप में यदि आप देखेंगे तो कार्य करता है आपका कैश मेमोरी। आपका जो आंसर लगेगा वो इसमें बी आंसर हो। कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। यह मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है। एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है, और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले। ऐसा काम होता है बायोस का। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं इसको। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग बूट प्रक्रिया के समय हार्डवेयर प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। बायोस प्लस पूरा प्रश्न जोड़ दे, इसका अर्थ निकल जाता है कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप होगा, तो एएलयू होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आंसर आपका ए बनेगा। और एएलयू किसका भाग है? सीपीयू का। सीपीयू के तीन भाग पीछे ही बता चुका हूं मैं, एएलयू, सीयू और एमयू। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? देखो, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच जो करता है वो बायोस ही करता है, और बायोस ये देखता है कि क्या कंप्यूटर के जितने भी पार्ट लगे हुए हैं क्या वो ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये कह रहा है कि यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने स्थायी रोम चिप में रखा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है, बायोस पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है। इस तरह यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो बायोस को जो सर्वोत्तम परिभाषित करती है वो फर्मवेयर। फर्मवेयर सर्वोत्तम परिभाषित कर देती है। फर्मवेयर हार्डवेयर डिवाइस में स्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर बैकग्राउंड किया जाता है। फर्मवेयर बैकग्राउंड में हार्डवेयर को कंट्रोल करने, संचालित करने, मेंटेन कर रखने के लिए होता है। यह प्रोग्राम किए गए निर्देशों का एक सेट है।
जो वीडियो कार्ड, बायोस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव जैसे हार्डवेयर डिवाइस में प्रयोग होता है। फिर से वही एएलयू का पूर्ण रूप, तो आप जानते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका आंसर होगा, सी आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है बायोस की भूमिका का वर्णन करता है। कौन निम्न में से बायोस की भूमिका का वर्णन करता है? इसमें जैसे देखें तो गतिक अन्योन्य क्रिया वेब सर्वर एप्लीकेशन के सर्जन में इसका प्रयोग किया जाता है? नहीं, यह एक प्रोग्राम है, ठीक है। रोम को निष्पादित होता है, रोम से निष्पादित होता है और जब कंप्यूटर चालू होता है। बिल्कुल आंसर आपका क्या बनेगा इसमें? बी। ना तो सी होगा ना ही आपका डी होगा। सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किट लगा रहता है और जो संग्रहीत प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट, जो सीपीयू के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है आपका, एक संसाधक के अतिरिक्त डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो इसमें बिट्स की जो आप संख्या देखेंगे वो वर्ड लेंथ के डिपेंड करती है, अर्थात वर्ड लेंथ पर आपकी डिपेंड करती है। तो वर्ड लेंथ आंतरिक डेटाबेस रजिस्टर एएलयू आदि की चौड़ाई पर निर्भर करता है। एक प्रोसेसर एक बार में जितना बिट प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से हम इस तरह का कर सकते हैं, और स्कैनर जो क्या होता है, वो स्कैनर होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, स्कैनर एक कंप्यूटर पेरिफेरल है जो भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर में सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। अंडू फंक्शन कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? देखो, अंडू के लिए यदि आप शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे तो कंट्रोल जेड करेंगे, और यदि आपको री अंडू करने की जरूरत पड़ जाए तो आप करेंगे कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस सी से आप देखते हैं कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस वी से आप पेस्ट कर देते हैं, और कंट्रोल प्लस यू से आप अंडरलाइन कर लेते हैं, अंडरलाइन। नेक्स्ट, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड में QWERT शैली का आविष्कार किसने किया था? देखो, QWERT का जो आविष्कार किया था वो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। नेक्स्ट, QWERT शैली की कीबोर्ड पर वर्णों की व्यवस्था को 1868 में क्रिस्टोफर लैथम सोल्स द्वारा बनाया गया था। इसमें सामान्यतः 104 बटन होते हैं। इसमें बटनों की व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटर बटनों की तरह होती है, जिसमें अंग्रेजी के सभी अक्षरों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। इसे QWERT कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर वाली रिक्त वाली पंक्ति के बाईं ओर 6 बटन QWERT के क्रम में ही होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? इसमें किया जाता है ऑप्टिकल मार्क पहचान का, ऑप्टिकल आप रीडर। तो आपका ये होगा OMR। नेक्स्ट आपका, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते। वे कागज पर प्रतीक को छापने के लिए रासायनिक गर्मी विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये इस तरीके का नहीं है। डेस्क जेट भी ऐसा ही है, थर्मल भी ऐसे ही है, लेजर भी ऐसे ही। जैसे आपने कभी प्रिंट आउट प्रिंट फोटोकॉपी वगैरह कराई होंगी लेजर प्रिंटर से भी, तो लेजर प्रिंटर में भी जब आप पेपर को जब फोटोकॉपी निकल कर आती है ना तो वो गर्म निकल कर आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि वो गर्मी वहां पर पैदा करता है प्रिंटर। तो इसलिए आपका आंसर जो बनेगा वो फिलहाल इसका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बनेगा, क्योंकि इस तरह का प्रयोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में नहीं होता। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटल करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? देखो, ऐसा काम होता है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन इस प्रकार का कार्य कर सकती है। नेक्स्ट है, फैक्स मशीन एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में भेजने के लिए होता है। इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजा जाता है। इसका व्यावसायिक उपयोग 1865 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? अब देखो, इनपुट डिवाइस क्या नहीं है? देखो, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है आपकी। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डेटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उसे कंप्यूटर के प्रयोग लायक बनाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, टचपैड इत्यादि इनपुट डिवाइस हैं, जबकि
उसका प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, मॉनिटर आदि आप जो देखेंगे वो आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? फिर से, माउस तो है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर माउस क्या है? वो डेटा को इनपुट कराता है। आंसर आपका ए होगा। इनपुट डिवाइस में आपका माउस भी आ जाता है, कीबोर्ड भी, माइक्रोफोन भी, और स्कैनर और ओसीआर भी। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, वीडियो, स्पीकर और प्रिंटर आते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? देखो, कंप्यूटर में कितनी वर्णमालाओं की होती है? तो पूरी 26 होती है वर्णमालाएं। जो की होती है अंग्रेजी में वो 26 होती है, तो आंसर इसका क्या होगा? 26 ही होगा। अब देखो जरा, मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेमोरी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। जैसे, कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला में बनी होती है? तो प्लेटर से जो बनती है वो ड्राइव होती है आपकी एक तरीके से हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे हम HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आंसर आपका सी होगा। हार्ड डिस्क ड्राइव सर्कुलर डिस्क की श्रृंखला से बना होता है, जिसे प्लोटर्स कहा जाता है, जो एक स्पेंडल के चारों ओर लगभग आधे इंच की दूरी पर एक के ऊपर एक व्यवस्थित होता है। यह डिस्क एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बना होता है और चुंबकीय मटेरियल से लेपित होता है। निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है? रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखो कौन सा एक सही है। जैसे, रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है, नहीं। जैसे ही कंप्यूटर आप बंद करेंगे, देखो यदि कंप्यूटर आपका अचानक बिजली कट हो जाती है, तो यदि बंद हो जाता है, तो जितना भी डेटा रैम के अंदर होता है वो सब का सब गायब हो जाता है। लेकिन यदि आपके पास स्टैटिक मेमोरी लगी हुई है, उसमें एस रैम लगी हुई है, तो कुछ समय के लिए बच सकता है, लेकिन फिलहाल ये डेटा को स्टोर करने में सक्षम नहीं है। आपको डेटा जैसे ही आप सेव करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, तो डेटा आपका रैम से निकलकर डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता है? हार्ड डिस्क में। तो इसलिए ये आपका आंसर, यही आंसर होगा। ये पूरा पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यही पहला ही सही नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। जैसे, आप देखेंगे रैम को मुख्यतः एस रैम और डी रैम अर्थात स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम को डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में वर्गीकृत किया गया है। ये ठीक है आपका। तो रैम एक रीड राइट मेमोरी है, ये भी आपका ठीक है। आगे कह रहा है कि रैम डेटा प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है, ये भी आपका ठीक है। तो आंसर क्या लगेगा? ए आपका आंसर होगा इसमें। कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? तो सबसे तेज चलता है और सबसे महंगा भी, तो कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी देखते हैं आप, ये फास्ट है लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्टली भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप देखें, देखो, हार्ड डिस्क, रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैम, कैश मेमोरी की में सबसे तेज और महंगा कैश मेमोरी ही है। जैसे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जैसे आप इसकी इंक्रीज स्पीड इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर क्या, इंक्रीज कैपेसिटी। ऊपर से देखें, देखो यदि आप रजिस्टर, कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी देखें, फिर मैग्नेट डिस्क देखें, एफडीडी, और फिर इसने देखें, तो कैपेसिटी इनकी कम होती चली जाती है नीचे को। यदि आप नीचे से देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, तो इनकी कैपेसिटी कम। देखो, जबकि मैग्नेटिक टेप की जो होती है, देखो बहुत कम कैपेसिटी होती है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क की मैग्नेटिक टेप से अधिक, और वहीं जो रैम की होती है वो एचडीडी से ज्यादा है, और जबकि कैश की जो होती है वो मेन मेमोरी से ज़्यादा होती है, और जबकि रजिस्टर की उससे ज़्यादा है। लेकिन यदि आप इंक्रीज देखें, स्पीड देखें, तो स्पीड इस तरह से देखो, स्पीड इसकी कम होगी, इसकी जो स्पीड होगी वो और ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड और कैश की और रजिस्टर की और भी ज़्यादा स्पीड हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ चलता है। नेक्स्ट आपका, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो डेटा को लगातार बनाए रखने के लिए जो हमारी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, उसको उसको रिफ्रेश किए जाने की आवश्यकता होती है। तो एसरैम और डीरैम दोनों रैम के प्रकार हैं। एसरैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करने किए जाने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि डीरैम को आवश्यकता होती है। डीरैम को डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, और डीरैम एसरैम से धीमी है लेकिन ज्यादा डेटा होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट आपका यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मेन मेमोरी की विशेषता है? यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। हाँ बिल्कुल है। सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा तेज होते हैं, ये भी ठीक है। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता, ये भी आपका ठीक है। तो आंसर आपका डी होगा। मुख्य मेमोरी में केवल वही डाटा और निर्देश होते हैं जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा होता है। इसकी एक सीमित क्षमता होती है और बिजली बंद होने पर डेटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है।
यह आमतौर पर सेमीकंडक्टर से बनी होती है। मुख्य मेमोरी की निम्नलिखित विशेषताएं जैसे सेमीकंडक्टर की होती हैं, आमतौर पर वोलेटाइल होती हैं। कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज कार्य करती है और बिना कंप्यूटर के नहीं चल सकता, मतलब बिना इनके जो है वो कंप्यूटर नहीं चल सकता। एसएसडी का क्या अर्थ है? एसएसडी को बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आंसर आपका सी होगा इसमें। तो एसएसडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव, यह एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। यह आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और कंप्यूटर स्टोरेज में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। इसे हम सॉलिड स्टेट डिवाइस या सॉलिड स्टेट डिस्क भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? देखो जीमेल जो करता है वो आपको 15 जीबी का डेटा प्रदान करता है। नेक्स्ट, प्रत्येक गूगल अकाउंट में 15 जीबी फ्री स्टोरेज की क्षमता होती है जिसे गूगल ड्राइव या जीमेल या गूगल फोटो द्वारा आपस में साझा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? अब देखो कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है, देखो सीडी रोम है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, रैम नहीं। रैम एक ब्लॉक डिवाइस का उदाहरण नहीं है। कह रहा है कि को कम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बने रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो ये है आपकी इस तरह की एस रैम। स्टैटिक रैम में इस तरह का कार्य होता है। नेक्स्ट, ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप रैम के आकार की आम परास क्या होनी चाहिए? देखो आम परास जो होती है वो 4 से 16 जीबी तक आपका काम बन जाता है। तो आंसर आपका सी होगा इसमें। आलिया के पास 2600 MB का डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB का डेटा है। दोनों का डेटा संयुक्त रूप से भंडारण करने वाले का एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है। तो किस में डाला जा सकता है? तो ये आपका लगभग जो बन जाता है 4 तो 6, तो 6600 MB लगभग बन जाता है। 6600 MB के लिए आपको ये देखना होगा कि आपको लगभग, देखो 1 GB में तो आएगा नहीं, 2 GB में भी नहीं आएगा, 6 GB में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 6 GB जो बनता है वो 6000 MB से मिलकर बनता है, लगभग लगभग बता रहा हूँ। वरना 1 MB यदि आप देखेंगे 1 GB में जो होते हैं वो 1024 MB देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी नहीं आएगा तो किस में आएगा? 10 GB में, 10 GB में आएगा ये आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती? तो अर्धचालकों पर कौन आधारित? देखो मुख्य मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, द्वितीयक स्मृति मेमोरी नहीं होती। तो यही आपका आंसर होगा सी, रजिस्टर भी होते हैं। 1 मेगाबाइट में कितने के बराबर होता है? देखो 1 MB मैंने आपको बताया था, 1 MB ये कह रहा है कि MB जो होगा, यदि मैं कहूँ कि आपका 1 MB बराबर जो होता है वो 1024 KB के बराबर होता है। KB किलो बाइट के बराबर होता है। और वहीं पर मैं आपसे कहूँ कि जो आप ये देखेंगे, जो 1 GB जो होता है, 1 GB बराबर जो होता है वो 1024 MB के बराबर होता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो 1 मेगाबाइट और 1 MB में 1024 किलोबाइट बनेंगे। तो आंसर जो बनेगा वो आपका सी बनेगा इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बाइट जो होती है वो 8 बिट के बराबर होती है और 1 KB जो होती है वो 1024 बाइट के बराबर होती है। और 1 MB, मेगाबाइट बोलते हैं इसको, ये 1024 KB के बराबर होती है। उसी तरीके से 1 GB या इसको जीबी बोलते हैं, 1 GB 1024 MB के बराबर होती है। और 1 टेराबाइट जो होती है इसे हम टीबी बोलते हैं शॉर्ट में, तो 1024 GB के बराबर होती है। और 1 पेटाबाइट पीबी बोलते हैं इसको, 1000 TB के बराबर होती है, 1024 TB के बराबर। इस तरीके से ये बनते भी। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में जो होते हैं वो 1 MB में किलोबाइट की संख्या जो होती है 1024 बनती है। 1 GB कितने मेगाबाइट के बाइनरी के बराबर होती है? तो फिर से वही आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका 1024 MB के बराबर। नेक्स्ट, 1 GB में, 1 GB में मेगाबाइट्स होते हैं तो कितने MB होते हैं? तो MB की बात कर रहा है तो MB अब आप लगा सकते हैं 1024। आंसर आपका डी होगा। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की जो इकाई होती है वो बाइट, बाइट के रूप में स्टोर होता है डेटा। तो आंसर आपका ए होगा इसमें। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। बिट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। 1 बाइट बराबर जो होते हैं वो 8 बिट के बराबर, और 1 KB 1024 बाइट और 1 MB 1024 KB के बराबर होता है।
निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? देखो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में यदि आप देखेंगे तो इसमें जो बनेगा आपका एक तरीके से ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। प्राइमरी एक्सेस मेमोरी में रैम आपका आता है। जैसे है ना? किसी कंप्यूटर की केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई अर्थात सीपीयू को प्रोसेस करने हेतु इनपुट डेटा एवं निर्देश चाहिए। यह इनपुट डेटा या निर्देश स्टोरेज डिवाइस मेमोरी से संग्रहित रहता है। स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो दो प्रकार की, एक तो होती है आपकी मेन मेमोरी, इसी को ही प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, इसी को ही मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज, इसी को ही द्वितीयक मेमोरी और इसको ही सहायक स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। तो देखो, जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज होती है, प्राइमरी स्टोरेज आपकी तीन प्रकार की होती है। एक तो स्थायी, इसे हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, एक कैश, एक वोलेटाइल। तो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। जैसे स्थायी में क्या आता है? स्थायी में आता है आपका पीरोम, रोम, ईपीरोम और ईपीरोम। जैसे पीरोम को बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रैम को, रोम को आप जानते हैं रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, ईपीरोम को इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपीरोम, ईपीरोम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरीज को कहा जाता है। देखो पी रोम में क्या होता है? पी रोम में केवल आप डेटा को रीड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते वहां पर। ऐसे आप ईपी रोम में क्या करेंगे? ईपी रोम में आप डेटा को इरेज भी कर सकते हैं केवल एक बार। और ईपी रोम में ईपी रोम में इलेक्ट्रिकल माध्यम से आप डेटा को इरेज या उसमें डिलीट या क्रिएट भी डेटा को वहां पर कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में देखो तो कौन कौन आते हैं। देखो सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं वो आपके हार्ड डिस्क, इसमें ही है मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, सीडीआर, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव इत्यादि इसी में ही आते हैं। कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो अभी पीछे आपको बताया कि कौन आपका रैम, अस्थायी मेमोरी के रूप में रैम को जाना जाता है। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डेटा को पढ़ने या स्टोर करने में एक समान समय लगता है, उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैम को अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? अस्थायी रूप से जो हम कहते हैं तो उसको नाम देते हैं कैश डेटा। आंसर आपका बी लगेगा। तो अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कैश डेटा होता है। यह डाटा कैश मेमोरी में होता है। कैश मेमोरी कंप्यूटर के केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई एवं मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होता है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है, जिस कारण मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी है? देखो सबसे अधिक जो संग्रह क्षमता होगी आप देखेंगे यहाँ पर किलोबाइट, केबी तो बहुत छोटा है, ऐसे ही गीगाबाइट ये भी छोटा है, मेगाबाइट, एमबी ये भी छोटा है। जो आपका टीबी होता है ये सबसे ज्यादा है। टीबी जो ऑप्शन के अनुसार वो आपका आंसर में सी लगेगा, सबसे ज्यादा क्षमता इसकी। उसके बाद में आपकी क्षमता जो आएगी वो जीबी की, फिर आएगी एमबी की और फिर आएगी आपकी केबी की। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया टेराबाइट सबसे ज्यादा है, उसके बाद जीबी, मेगाबाइट और केबी, किलोबाइट। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? देखो परमानेंट मेमोरी जो होती है वो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। इसको आप घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन रैम को आप घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? देखो सिर्फ जो सी प्लस 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 जो दिखा रखा है ये तो एक तरीके से आप देखेंगे प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 7 जो है सीडी रोम, ये एक हार्डवेयर का कार्य करता है। जो डेटा आप स्टोर करते हैं सीडी के माध्यम से वो हम सीडी रोम के माध्यम से ही करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? देखो कंप्यूटर में जो डेटा का भंडारण होता है वो आपका ऑक्टल से नहीं होता, डेसिमल से नहीं होता, हेक्सा से नहीं होता, बाइनरी से होता है। बाइनरी जो चलता है 0 एंड 1, इसकी बेस वैल्यू जो होती है वो आप देखते हैं वो 2 होती है। ये देखना, तो बाइनरी की बेस वैल्यू 2, जैसे आप देखते हैं डेसिमल की कितनी होती है 10, ऑक्टल की कितनी होती है 8, हेक्साडेसिमल की होती है 16। तो इस तरीके से याद रखेंगे। कंप्यूटर प्रणाली में सीड रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो कंप्यूटर प्रणाली में सीड रोम द्वारा ये दर्शाया क्या? ऑप्टिकल डिस्क है, हाँ जी ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। नेक्स्ट, तो कंप्यूटर प्रणाली में सीड रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इसमें डिस्क के ऊपर सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग भी किया जाता है। निम्न में से कौन सी में मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? देखो सबसे कम एक्सेस समय लेती है आपकी कैश मेमोरी। पीछे ही बताया मैंने आपको कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, वो आपकी कैश मेमोरी ही है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं
यदि आप देखें सबसे धीमी प्रति यूनिट सबसे सस्ता होता है, जो सबसे धीमी चलती है वो सबसे सस्ती, और जो सबसे तेज चलती है वो सबसे महंगी होती है। जैसे आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, यूएसबी मेमोरी, रैम, कैश मेमोरी और रजिस्टर। जो सबसे टॉप पर है वो उसकी स्पीड सबसे हाई। यदि इसमें कैश मेमोरी की जगह रजिस्टर होता ऑप्शन में, तो आंसर इसका रजिस्टर ही होता, लेकिन फिलहाल कैश मेमोरी था तो कैश मेमोरी ही इसका आंसर होगा। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो वर्चुअल मेमोरी का जो आकार है वो किस पर निर्भर करता है, वो ये जानना चाह रहा है। तो वर्चुअल मेमोरी का जो आकार होता है वो एक तरीके से डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है कि डिस्क में स्पेस कितना है। सी आंसर। तो वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है। अतः स्पष्ट है कि वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करती है। आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की कुछ भाषाएं भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे एक प्रक्रिया संसाधन का अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अव्यवस्था में बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थायी ये स्थिति क्या कहलाती है? तो सवाल अच्छा खासा लंबा चौड़ा दिया है इसने, लेकिन जो स्थिति कहलाती है डेडलॉक की स्थिति बनती है। डेडलॉक क्या होता है देखो जरा। तो डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में कई प्रक्रियाएं सीमित संख्या में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। यदि कोई प्रक्रिया संसाधन के लिए अनुरोध करती है और उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो कोबोल है, पास्कल भी है, फोर्ट्रॉन भी है, लोटस नहीं है। तो आंसर आपका डी होगा इसमें। तो क्या है, लोटस एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट है, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में भी व्यक्त किया जाता है। तो ऐसा है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड को मेगा हर्ट्ज में भी नापा जाता है। क्लॉक स्पीड कहाँ होती है? सीपीयू में। सीपीयू को नापने के लिए, सीपीयू की स्पीड नापने के लिए यूज की जाती है। क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण है। इसे मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। इसका उपयोग प्रोसेसर की गति के संकेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? और इसमें गलत ही देखना। देखो, यह एक ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश अर्थात प्रोग्राम है जो सभी निष्पादित उपयोगिताओं का समन्वय करता है। ये आपका ठीक है। यह एक ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश है जो सभी कंप्यूटर प्रचलनों को नियंत्रित करता है। ये भी आपका ठीक है। यह एक ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश है जो सभी प्रणाली प्रक्रियाओं को निर्धारित और सुव्यवस्थित करता है। ये भी आपका ठीक है। यह एक ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच एक अंतराफलक उपलब्ध करवाता है। ये आपका गलत है। तो गलत ही पूछ रहा है, आपका आंसर डी लगेगा। निम्नलिखित में से क्या प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन भाषा नहीं है? अब आप देखें तो कौन सी भाषा नहीं, देखो पर्ल भी है, पाइथन भी है, रूबी भी है। तो आपका इसमें जो आंसर बनेगा वो एक तरीके से सी नहीं है। सी प्रयोजन उन्मुख आधारित भाषा नहीं है। नेक्स्ट है आपका, तो सी कैसी भाषा है? तो सी जो है वो प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? जैसे आप देखें तो सी प्लस प्लस है, ऑब्जेक्टिव सी भी होती है। यदि आप देखें तो सी हैश भी होती है, तो ए एट द रेट नहीं होती। आंसर आपका डी होगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा एक कंप्यूटर भाषा होती है जिससे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। उदाहरण जैसे जावा, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्टिव सी, सी हैश आदि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है, परंतु ए एट द रेट प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्राम लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? तो ये है आपकी एडा। आंसर आपका डी होगा। एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तथा रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी अभिष्ट है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग होती है? तो कंप्यूटर भाषा जो उपयोग होती है वो व्यावसायिक कार्य के लिए प्रयोग करते हैं इसको। तो आंसर आपका ए होगा। कोबोल का पूर्ण रूप देख सकते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का प्राथमिक प्रयोग व्यवसाय फाइनेंस के लिए किया जाता है। तो कंपाइलर है, वो कंपाइलर का कार्य क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है? नहीं। सॉफ्टवेयर का भाग है? नहीं। नहीं सॉरी, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, बिल्कुल ठीक है। एक सॉफ्टवेयर का भाग भी है, ये भी आपका ठीक है। हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को बदलता है, ये भी आपका ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी बनेगा। यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, पूरे प्रोग्राम में एक ही बार अनुवादित करता है
तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। प्रत्येक भाषा के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, देखो जटिल जब वैज्ञानिक गणना करते हैं तो उसके लिए हम फोरट्रॉन का प्रयोग करते हैं। बी आंसर। तो फोरट्रॉन का आपको पूर्ण रूप भी थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन। विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास 1950 में जे.डब्ल्यू. बेकस ने किया था। इसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और अंकगणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फिर से वही आपका जो बनेगा आंसर, वो बनेगा फोर्ट्रान। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे एमएस वर्ड, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? जैसे एमएस वर्ड जो है वो आपका एक तरीके से देखेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वर्ल्ड नहीं है, एमएस वर्ड है आपका। एमएस वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सी आंसर। तो प्रोग्रामों में सम्मिलित रूप से सॉफ्टवेयर कहलाता है, अर्थात प्रोग्रामों का सम्मिलित रूप ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, दूसरा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जैसे आप देखें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड आता है, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? देखो, बूट सेक्टर वायरस होते हैं, फाइल वायरस होते हैं, सिस्टम वायरस होते हैं, डिस्क वायरस नहीं होते। तो आंसर आपका डी बनेगा। कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस क्या है? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके, यही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर ए बन जाएगा। वायरस का पूर्ण रूप पीछे ही बताया, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपि बना लेता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपकी बिना जानकारी के चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण बनेगा वो बनेगा ओरेकल आपका। ओरेकल को भी बोलते हैं आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की फुल फॉर्म होती है, आप ध्यान रखेंगे। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है कि वह, देखो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? कई कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्क किया जा सकता है, ये नहीं है। कई लोग एक कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, ये भी नहीं है। बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है, यस, यही आपका आंसर होगा। तो सी आंसर बनेगा आपका। तो मल्टीटास्किंग का अर्थ एक ही सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक प्रोग्रामों का संचालन करना। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं उसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सॉफ्टवेयर का प्रथम प्राथमिक उद्देश्य डेटा को क्या करता है? देखो सॉफ्टवेयर जो है का उद्देश्य जो होता है प्राथमिक को सूचना में बदलना होता है उसको। तो आंसर आपका बी लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? तो लॉजिक बम के लिए देखो कौन सा सही होगा इसमें, जैसे देखें, यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है। हाँ, कह सकते हैं। देखो इसमें सभी दे रखा है तो आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे अब। यदि आप देखें, इसे निश्चित फाइल की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा अथवा विशिष्ट तारीख या समय पर ट्रिगर किया जा सकता नहीं। ऐसा नहीं है। यह निष्कर्ष यह निष्क्रिय पड़ा रहता है जब तक कि पूर्व परिभाषित अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, ये भी नहीं है। तो आंसर आपका ए ही बनेगा। फोटोशॉप एक ऐसा क्वेश्चन नंबर अगला है आपका। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात कॉपीराइट किसके पास है इसका? कॉपीराइट इसका पास है एडोब इंक के पास। आंसर आपका, जैसे आपका पीडीएफ रीडर आपने देखा होगा, वो भी एडोब का ही होता है, पीडीएफ रीडर जो होता है। तो आंसर आपका डी। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार एडोब इन कंपनी के पास है। यह दिसंबर 1982 में स्थापित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट, मैक ओएस या लाइनेक्स, ये सभी उदाहरण है। देखो किसके? तो जो ये हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। बी आंसर होगा इसका। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस, लाइनक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। जैसे लैपटॉप ब्रांड में यह लैपटॉप के विभिन्न ब्रांड मॉडल में दर्शाता है। मदरबोर्ड टाइप, यदि हम देखें, एटी फैमिली मदरबोर्ड, एटीएक्स मदरबोर्ड, फ्लेक्स मदरबोर्ड, विभिन्न प्रकार के मदरबोर्ड आपको देखने को मिलेंगे। सीपीयू जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यह एक कंप्यूटर का मुख्य उपकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? कंप्यूटर में डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं होता? जैसे आप देखें, एक्सेस भी होता है, ओरेकल भी होता है, फॉक्स प्रो भी होता है, एमएस वर्ड नहीं होता। ये डेटाबेस नहीं है, ये डॉक्यूमेंट बेस है।
निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो ओपन सोर्स तो सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? देखो लाइनेक्स भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, एंड्रॉइड भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये ओपन सोर्स फॉर सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पेड है एक तरीके से। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, जिसमें कोई भी इसके सोर्स कोड को एडिट या संशोधित कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण जैसे लाइनेक्स, मोजिला, फायरफॉक्स है। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होगा? जैसे आप देखें डिस्क क्लीनअप, ये नहीं है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर नहीं है, विंडोज भी नहीं है, तो आपका आंसर विजुअल बेसिक, ये आपका डी आंसर होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। विजुअल बेसिक, इसको वीबी बोलते हैं शॉर्ट में। सी प्लस प्लस की सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? देखो वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है ये देखना है। देखो नेटस्केप नेविगेटर है, ये मोजिला फायरफॉक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है। गूगल जो है वो वेब ब्राउजर ना होकर एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषता होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं होम। होम टैब में ऐसा होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फ़ॉन्ट और फोटो विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषता होती है। नेक्स्ट है आपका, एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है, उसे बोलते हैं क्लाइंट। सर्वर मेन होता है, क्लाइंट जो होते हैं वो सर्वर से ही जुड़े होते हैं, तो वो किसी भी जानकारी के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं सर्वर के लिए। तो क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो किसी सर्वर द्वारा दी गई सेवाओं का उपभोग करता है या सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। सामान्यतः क्लाइंट की प्रकृति एवं कार्य के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है। एक तो थिक क्लाइंट होता है, दूसरा होता है थिन क्लाइंट, तीसरा होता है हाइब्रिड क्लाइंट। नेक्स्ट है एक पेशेवर जियो खिलाड़ी को हारने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए, तो ये होता है आपका एल्फा गो। आंसर आपका बी हुआ। एल्फागो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बोर्ड गेम गो खेल सकता है। मार्च 2016 में नोर्डेन पेशेवरों ली सेडोल को 5 गेम के मैच में हराकर ऐसा करने वाला प्रथम कंप्यूटर गो प्रोग्राम बन गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण विंडोज 10 नहीं है आपका, तो ये आपका एडोब प्रोफेशनल भी नहीं है, नॉर्टन एंटीवायरस भी नहीं है, तो लिब्रे ऑफिस जो है ये ओपन सोर्स है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसका कोई भी सोर्स कोड नहीं होता, इसे कोई भी व्यक्ति संशोधित कर उसमें विकास में योगदान दे सकता है। यह स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रमुख ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे यूनिक्स है, लाइनेक्स है, मेक है, फायरफॉक्स है, जिम्बे लिब्रे ऑफिस है और अपाचे है। ये आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, एमएस ऑफिस नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। डेटा सॉरी डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है एक। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर चलाने अर्थात यूजर एवं मशीन के बीच मध्य माध्यम स्थापित करता है तथा साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जबकि एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें देखो लाइनेक्स भी है, एमएस डॉस भी है, यूनिक्स भी है, एमएस वर्ड नहीं है, तो आंसर आपका सी होगा। कंप्यूटर की भाषा में बग को क्या कहते हैं? देखो कंप्यूटर की भाषा जो बग होती है उसमें त्रुटियों को ही बग कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। त्रुटियों को बग कहेंगे तो कंप्यूटर त्रुटि को ही इसमें बग की संज्ञा दी जाती है। तो ये तो हो जाता है आपका लेक्चर नंबर, एक तरीके से बोले तो 3 समाप्त। देखो यदि आपको इसमें लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम को और उसके बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिल जाती है। वहाँ पर अन्य पीडीएफ भी आपको सारी मिल जाएंगी, जैसे यूपी स्पेशल की पीडीएफ वहीं पड़ी हुई, अन्य जितने भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। तो देखो यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आपने देखा यूपी ट्रिपल एस सी में किसी भी जीएस वगैरह या हिंदी वगैरह के लिए नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। इसके साथ साथ आर ओ ए आर ओ, बीईओ और यूपी पीसीएस में भी और हिंदी के किसी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।